नमस्कार दोस्तों। आज हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मास फ्रेगमेंटेशन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो मास फ्रेगमेंटेशन पैटर्न के बारे में कई तरह के जो रास्ते हैं, उन रास्तों में से एक रास्ता जो सबसे पहले आता है, यानी मास फ्रेगमेंटेशन किस प्रकार से हो, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंटेशन पैटर्न आता है वो आता है मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट। मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन एमएससी में भी कई बार पूछा जाता है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है ये देखते हैं सबसे पहले। तो याद रखना, हमारे पास कोई एमीन हो, एस्टर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्कीन हो, नाइट्राइल्स हो। क्या कह रहा हूं? एमीन्स, एस्टर्स, एसिड्स, एल्कीन्स, नाइट्राइल्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में यदि फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में गामा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित है तो मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट होता है। मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो गामा हाइड्रोजन होता है वो गामा हाइड्रोजन इन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर माइग्रेट करके जाता है और इसमें बीटा क्लीवेज होता है। मीन्स दो चीजें हैं, गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर followed by बीटा क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज? बीटा क्लीवेज। तो ये इसका अल्फा बॉन्ड होता है और ये इसका बीटा बॉन्ड होता है, तो यहां से बॉन्ड टूटता है। तो वे कार्बोनिल कंपाउंड्स अथवा एस्टर्स, एमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन्स, नाइट्राइल्स जिनमें गामा हाइड्रोजन होता है, उनके ऊपर जब फास्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया जाता है तो उनमें गामा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है और बीटा क्लीवेज होता है, जिससे एक एल्कीन मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और साथ ही एक रेडिकल कैटायन बनेगा अपने पास। जैसे इसमें कार्बोनिल वाला रेडिकल कैटायन बन जाएगा, अन्य जो फंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स हैं उनमें दूसरे रेडिकल कैटायंस बन जाएंगे। तो अपन कार्बोनिल कंपाउंड को यहाँ पे ले रहे हैं, ये गामा हाइड्रोजन का यहाँ पे माइग्रेशन हो गया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर दें पहले, कि जब फास्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो यहाँ ये जैसे दो लोन पेयर हैं, इसमें से एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन तो इधर वाले ऐसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो ये अपने पास क्या बन गया, रेडिकल कैटायन। अब रेडिकल कैटायन बनते ही इसमें गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना, अब ये गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर ही क्यों होता है, क्योंकि जब ये गामा हाइड्रोजन का यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो हमारे पास 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो कि बीटा स्थिति अथवा अल्फा स्थिति वाले हाइड्रोजन के ट्रांसफर से नहीं बन सकती। और 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एक तरह से स्ट्रेन फ्री होती है, इसमें कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होता, स्टेबल होती है, इसलिए आसानी से बन जाती है। तो गामा हाइड्रोजन का हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, OH। तो देखिए यहाँ पर ये H का ट्रांसफर कर रहे हैं, ये बन गई अपने पास। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही H का ट्रांसफर होगा तो ये यहाँ से बीटा बॉन्ड टूटेगा, ये इसका अल्फा है और ये इसका बीटा बॉन्ड है। तो बीटा बॉन्ड यहां से टूटेगा तो अपना H तो इधर चला गया, यहां पर ये बॉन्ड टूटते ही यहाँ फिर रेडिकल आ गया, यहाँ फिर रेडिकल, तो ये जुड़ जाएगा। तो एक तो अपने पास क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो मान लीजिए ये अपने पास क्या बन गई, एल्कीन बन गई, तो ये एल्कीन बाहर निकल जाएगी। और ये जो टुकड़ा है ये यहाँ पे आ जाएगा अपने पास डबल बॉन्ड, इनॉल फॉर्म आ जाएगी एक तरह से, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, यानी इनॉल फॉर्म आ गई। ये रेडिकल कैटायन है। और ये जो रेडिकल कैटायन है ये मास स्पेक्ट्रम में जनरली हमें या तो बेस पीक के रूप में प्राप्त होता है या इस फ्रेगमेंट आयन के कोरस्पॉन्डिंग जो पीक होती है वो काफी इंटेंस होती है। जैसे अब यहां पर ग्रुप्स को बारे में मैंने बता रखा है कि ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे यहां पर R1 है
और ये R2 है। R2 के रूप में यहाँ पर कोई एल्काइल हो सकता है, ये कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कोई एस्टर भी हो सकता है, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। ये दे रखे हैं अपने पास, तो याद रखना ये यहां से बन करके अपने पास क्या बन जाएगी, एक एल्कीन, जो ये वाली एल्कीन है, ये भी मैंने बनाई थी। और एल्कीन के अलावा साथ में क्या बन जाएगा अपने पास, एक तरह से इनोल फॉर्म वाला रेडिकल केटायन, और यही क्या कहलाता है, मैकलेफर्टी आयन। और जो मैकलेफर्टी आयन है वो हमें या तो बेस पीक के रूप में प्राप्त होगा या फिर इंटेंस पीक के रूप में प्राप्त होता है। तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए, इसी तरह से आपको फ्रेगमेंटेशन करना है। अब किसी कंपाउंड में ये देखना है कि उसकी जो मैकलेफर्टी आयन है उसकी पीक कहां पे आएगी, तो हम इतना बड़ा रास्ता चूज करें, ये देखें 6 मेंबर साइकिल, फिर फ्रेगमेंटेशन करें, फिर इस आयन तक पहुंचे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप तो फास्ट याद रखना कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यदि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है तो जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, मैकलेफर्टी आयन की M/Z निकालने का सिंपल तरीका, यहां आपको बीटा बॉन्ड तोड़ना है, तो ये आपके पास टुकड़ा बच गया, बस इसमें एक H और जोड़ देना, यानी आप इस टुकड़े का मास लेकर के उसमें एक और ऐड कर देना H वाला, वही M/Z वैल्यू होगी किसकी, मैकलेफर्टी आयन की। अब हम एक ऐसा केस देख रहे हैं जिसमें डबल मैकलेफर्टी अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो डबल मैकलेफर्टी अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कब होगी, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में ऐसे एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं जहां पर गामा हाइड्रोजन है। जैसे ये अपने पास कंपाउंड दे रखा है और इसको अपन कह देंगे 4 पेंटानोन, सॉरी ये अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टानोन हो जाएगा अपने पास। तो ये 4 हेप्टानोन है। तो 4 हेप्टानोन में क्या हुआ, ये अल्फा बीटा और ये गामा, ये गामा, ये अल्फा बीटा और ये गामा, यानी दोनों साइड में संभावनाएं बन रही हैं किसकी, मैकलेफर्टी अरेंजमेंट की। तो याद रखना इसमें पहले एक मैकलेफर्टी अरेंजमेंट होगा, फिर जो अपने पास स्पीशीज बन गई, रेडिकल कैटायन आ गया जिसे अपन मैकलेफर्टी आयन कहेंगे, उस मैकलेफर्टी आयन में फर्दर मैकलेफर्टी अरेंजमेंट होगा, फिर एक नया मैकलेफर्टी आयन बनेगा, और दोनों ही मैकलेफर्टी आयंस की अपने को पीक से प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रखना जो फर्स्ट वाला मैकलेफर्टी आयन है उसकी जो पीक है वो थोड़ी सी इंटेंस आएगी। अब जरा इसको देख लेते हैं अपन सबसे पहले इस साइड से। तो ये इसका अल्फा बॉन्ड, ये इसका बीटा बॉन्ड, ये बीटा बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे अपन, तो यहां से एल्कीन निकाल दें और H को यहां भेज दें। देखो मैंने एल्कीन निकाल दी है ये वाली, और ये एल्कीन यहां पे आ गई अपने पास, तो ये एल्कीन आ गई अपने पास, और एल्कीन आने के साथ साथ यहां का जो एक H था अपने पास वो इस पे आ गया, इस O पे, तो ये वो अपने पास O रहा, और इसके पास क्या आ गया, ये H आ गया, ये अपने पास CH2, यानी ये अपने पास फर्स्ट मैकलेफर्टी अरेंजमेंट हो गया। कौन सा, फर्स्ट मैकलेफर्टी। तो ये एक तरह से फर्स्ट मैकलेफर्टी आयन आ गया। इसकी भी हमें क्या प्राप्त होगी, इंटेंस पीक प्राप्त होगी। फिर वापस से इस इनोल फॉर्म को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर सेकंड मैकलेफर्टी अरेंजमेंट शुरू होगा, और जब सेकंड मैकलेफर्टी अरेंजमेंट शुरू होगा तो जो फर्स्ट हुआ बिल्कुल उसी पथ को फॉलो करेगा। ये अपने पास, ये अपने पास इसका अल्फा बॉन्ड है, ये इसका अपने पास बीटा बॉन्ड है, ये बीटा बॉन्ड यहां से टूटेगा, और जब बीटा बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये क्या निकल जाएगी, एल्कीन निकल जाएगी, H यहां पे आ जाएगा। ये देखिए H यहां पे आ गया अपना, ये वाला, ये OH बन गया और ये इनोल फॉर्म बन गई। ये अपने पास सेकंड मैकलेफर्टी आयन हो गया। तो फर्स्ट मैकलेफर्टी आयन ये है, इसकी भी इंटेंस पीक मिलेगी, सेकंड मैकलेफर्टी आयन भी बनता है, इसकी भी कम इंटेंस पीक होगी। तो जब अपने पास किसी कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में लंबे ग्रुप हों जिनमें गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वहां पर डबल मैकलेफर्टी अरेंजमेंट भी संभव होता है। ये मैंने आपको पहले कहा कि जो मैकलेफर्टी आयन मिलता है अपने को, वो मैकलेफर्टी आयन हमें बेस पीक के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, और बेस पीक से थोड़ी सी कम इंटेंसिटी वाली पीक भी आ सकती है, अर्थात कोई इंटेंस पीक भी दे सकता है। अब अपन यहाँ पे प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोनों तरीकों से। तो देखिए ये अपने पास मेथिल और 4 कार्बन वाला तो ब्यूटेनोएट, ये मेथिल ब्यूटेनोएट है, और मेथिल ब्यूटेनोएट ले लिया
हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बोmbardment किया, यानी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन हुआ, जिसको EI अपन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन के पश्चात क्या बन गया अपने पास? रेडिकल कैटायन। मैंने सीधा यहाँ पर क्या लिखा है आपके लिए? रेडिकल कैटायन लिखा है। ये रेडिकल और ये कैटायन, ये दो इलेक्ट्रॉन। और तरीका वही है, गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा। ये अपने पास अल्फा है, ये अपने पास बीटा है, ये अपने पास गामा है। ये गामा हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया अपने पास। ये यहाँ से क्या निकल जाएगी? ये एल्कीन निकल जाएगी, ये एल्कीन निकल गई अपने पास। ये जो टुकड़ा बचा अपने पास, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में, तो ये डबल बॉन्ड आ गया अपने पास। ये OH हो जाएगा, ये OH हो गया, यानी ये जो अपने पास हो गया ये मैक्लैफर्टी आयन आ गया। और ये जो मैक्लैफर्टी आयन है, इसकी जो M/Z वैल्यू होती है वो अपन ऐड करके देख रहे हैं कितनी आएगी? 74। तो जो मेथिल ब्यूटेनोएट है वो हमारे को इंटेंस पीक देता है कितने पे? 74 पे। तो याद रखना इसको, मेथिल ब्यूटेनोएट को। ऐसे कोई भी केस आ जाए और फास्टली करेंगे तो वही है, मैंने कहा था ये अल्फा बॉन्ड और ये बीटा बॉन्ड, ये बीटा बॉन्ड यहां से तोड़ दीजिए, ये जो टुकड़ा बच गया अपने पास इतना था, इतना था, ये इतना था टुकड़ा। बस इसमें एक H और जोड़ना है आपको। इस टुकड़े का मास ले लीजिए, इसमें एक H और जोड़ दीजिए। आगे का प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे क्या पूछता है? सीधी M/Z वैल्यू पूछता है। जो मेन एप्लीकेशन है किसकी? मैक्लैफर्टी रीअरेंजमेंट की, वो क्या है? स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। कि मान लीजिए हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड था और हमने उसका स्ट्रक्चर निकाल लिया। अब स्ट्रक्चर निकाल लिया तो हमें ये फाइनलाइज करना है कि ये स्ट्रक्चर सही है या इसमें किसी करेक्शन की संभावना है, या गलत निकाल दिया। तो क्या करें अपन? हम उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना करके उसमें देखेंगे कि क्या उसमें मैक्लैफर्टी रीअरेंजमेंट की संभावना है। अगर उसमें मैक्लैफर्टी रीअरेंजमेंट की संभावना है तो फिर अपन उसका मैक्लैफर्टी आयन बनाएंगे, और मैक्लैफर्टी आयन जो बनेगा उसकी M/Z वैल्यू जितनी भी आ रही है, मान लीजिए 100 आ रही है, तो हम उस कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम में 100 M/Z पर पीक देखेंगे, कोई इंटेंस पीक प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। अगर 100 पे हमारे को इंटेंस पीक प्राप्त हो रही है तो हम कह देंगे कि जो निकाला गया स्ट्रक्चर है दिए गए कंपाउंड का वो बिल्कुल सही है। तो ये अपने पास मैक्लैफर्टी रीअरेंजमेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखा। अब अपन एक देख लेते हैं नाइट्राइल्स में भी ये कि मैक्लैफर्टी रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो नाइट्राइल अभी बता देता हूं आपको। ये लीजिए, ये अपने पास नाइट्राइल है और हमें पता है कि मैक्लैफर्टी रीअरेंजमेंट यदि करना है तो उसमें गामा हाइड्रोजन चाहिए, यानी एल्केन नाइट्राइल में हमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 1, 2, 3 और 4, क्योंकि ये H तो तभी आ सकता है ना, गामा हाइड्रोजन। तो वे नाइट्राइल्स अर्थात साइनाइड्स, एल्केन साइनाइड्स, जिनमें 4 से लेकर के 9 कार्बन हो, 4 से लेकर के 9 कार्बन एक लंबी चेन में हो, तो उसमें 100% मैक्लैफर्टी रीअरेंजमेंट होता है। और यहां जो मैक्लैफर्टी आयन बनता है वो हमें कितने पे मिलता है? 41 पे। किस रूप में? बेस पीक के। अर्थात जो स्ट्रेट चेन एल्केन नाइट्राइल्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स की संख्या C4, C5, C6, C7, 8, 9 तक जा रही है, उन सब में अपने को ये पीक देखने को मिलेगी। कितने वाली? 41 वाली। और कितने पे? मतलब किस फॉर्म में? बेस पीक के रूप में मिलेगी अपने को। अब जरा इसको देखते हैं कि होता कैसे है। तो ये अपने पास 1, 2, 3, 4 कार्बन तो है, यहां आप कितनी भी लंबी बढ़ा लीजिए चेन को, 9 कार्बन एटम तक ले जाइए। तरीका वही, ये गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, जो रेडिकल कैटायन मैंने बना रखा है, और यहाँ एल्कीन बनेगी, उस एल्कीन को मैंने ये निकाल दिया है, ये एल्कीन रही अपने पास और ये एल्कीन रही, ये H इधर आ जाएगा, ये अपने पास NH बन जाएगा इधर से, ये NH बन गया, ये अपने पास C है, ये वाला C ये रहा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आएगा इन दोनों कार्बन के बीच में,
यहाँ इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया अपने पास। तो ये जो आयन है, अब इसका मास अपन जोड़ लेंगे, 12 और 12 24, 24 और 14 38, 39 और 2 41, 41 हो गया अपने पास। तो 41 पे बेस पीक आएगी अपने पास किसकी, एल्केन नाइट्राइल्स की, बशर्ते कि उनमें कार्बन एटम्स की संख्या कितनी हो, 4 से लेकर के 9 तक हो। लेकिन यदि अपने पास 8 या 8 से ज्यादा कार्बन वाले एल्केन नाइट्राइल्स आ गए तो उनके अंदर हमारे को एक इंटेंस पीक मिलती है कितने पे, 97 पे। अब 97 पे ये पीक क्यों मिलती है, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ये हमारे पास साइनाइड है, देखो ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये N, और हमने इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर दिया तो क्या बन गया, ये रेडिकल कैटायन। ये अपने पास चेन आ रही है इसकी, कार्बन एटम देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे आगे जो भी चलेगी। तो इसमें क्या होता है, ये रेडिकल कैटायन ये वाला H यहां से लेगा तो NH बन जाएगा अपने पास। ध्यान से देखिए, ये 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई। ये H इधर आ जाएगा और ये एल्कीन की फॉर्म में निकल जाएगा। ये जो टुकड़ा है ये वाला, ये किस फॉर्म में निकल जाएगा, एल्कीन। तो ये तो एल्कीन की फॉर्म में निकल गया टुकड़ा, और ये यहां से जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया इससे, ये डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड NH हो गया। इसका मास कितना आ रहा है अपने पास, 97। तो इसी रेडिकल कैटायन की अपने को कितने पे पीक मिलती है, 97 पे। यानी अगर अपने पास ये वाला कंपाउंड हो, CH3 CH2 6 और ये हो गया अपने पास Cn, CH3 CH2, यानी 8 कार्बन कर दिए मैंने। हमसे कोई ये पूछे कि इस एल्केन नाइट्राइल की, इस अपने पास है ऑक्टेन नाइट्राइल की बेस पीक कितने पे आएगी, तो हम इसकी बेस पीक कितने पे बताएंगे, 41 पे। कितने पे, 41 पे, क्योंकि ये पहले वाला केस ही आ रहा है। लेकिन ये भी कहेंगे कि 97 पे भी इसमें इंटेंस पीक आएगी अपने पास। क्या आएगी, इंटेंस पीक 97 पे। लेकिन यदि मैं यहां पर इस 6 के स्थान पे चेंज कर दूं, ये ले लूं CH3 CH2 4 Cl, यानी अपने पास 6 कार्बन ही रह गए, यानी हेक्सेन नाइट्राइल है। तो ये M/Z 41 पे बेस पीक देगा। क्या देगा, बेस पीक। लेकिन याद रखना इसमें वो कंडीशन नहीं है, ये वाली स्थिति नहीं बन पाएगी, इसलिए जो 97 पे पीक है वो हमारे को नहीं प्राप्त होगी इस वाले नाइट्राइल में। किसमें, जिसमें 6 कार्बन है। लेकिन जो 8 वाला है उसमें दोनों स्थितियां बनती हैं अपने पास। तो ये थी मैक्लाफेर्टी रीअरेंजमेंट के बारे में जानकारी। धन्यवाद।